हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विथ फन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री बुक से चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रशीदा एक कैरेक्टर है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, और अचानक से उस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन वो पढ़ती है जिसका जो हेडलाइन था वो था 100 ईयर्स अगो। और ये जो हेडलाइन थी वो उसके दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है कि अरे भाई, ये तो चीज़ें बहुत पुरानी हो गई। हम पिछले दिनों की बातें या कुछ सालों की बातें लोगों से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, लेकिन इन इतने हज़ारों 100 सालों पुरानी चीज़ों को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि कल की बात तो हमने रेडियो में देख ली, टेलीविज़न में देख लिया, सुन लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, लेकिन पिछले सालों की भी जानकारियां हमने जो लोग जानते थे, जिन लोगों को याद होगी, उसको इकट्ठा कर लिया। लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, जो हजारों करोड़ों साल पहले हुआ है, उसके बारे में हम कैसे जाने, किस प्रकार से जाने, और जानने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। वही क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। आखिर हम हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं? अगर हमसे पहले लोग रह रहे होंगे तो ये लोग क्या खाते होंगे? There are several things we can find out. What people ate, the kind of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priest, craft person, artist, musician, and scientist. We can also find out about the game children played, the story they heard, the play they saw, the song they sung. तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उस समय के लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या हमारे और आपके जैसे कपड़े पहनते थे? नहीं, उस समय इस तरीके के कपड़े का आविष्कार ही नहीं हुआ था, खोज ही नहीं किया गया था। तो वो किस तरीके के कपड़े पहनते होंगे, इसके बारे में भी हमें जानकारी इकट्ठी करनी होती है। किस तरीके के घरों में रहते होंगे, क्या वो उनको ईंट बनाने आता होगा जो ब्रिक्स और सीमेंट के हाउसेस में वो रह सकते होंगे? जो लोग रह रहे होंगे, जो हंटर्स थे, जो हर्डरर्स थे, जो फार्मर्स थे, जो रूलर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, इतने सारे लोग जो थे, वो किस तरीके की लाइफ जी रहे थे, किस तरीके के गेम्स बच्चे खेलते थे? क्या वो हमारे और आपके जैसा जो आज गेम हम खेल रहे हैं उस तरीके के गेम खेलते थे? किस तरीके की कहानियां वो सुना करते थे, और किस तरीके के वो प्लेस देखा करते थे, कैसे गाने गाए करते थे? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती हैं। लोग अचानक से कहाँ रहने शुरू किए? वेयर डिड पीपल लिव? फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। आप पेज टर्न करेंगे तो पेज नंबर 2 पे इस तरीके का एक मैप दिखेगा। चलो देखते हैं कहाँ है रिवर नर्मदा। ओके, देखो ये हमारा इंडिया का मैप है। इस मैप में जब हम गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, आई नो आप गुजरात अच्छे से समझ रहे होंगे, जब हम गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, देखो ये महाराष्ट्र में नर्मदा रिवर एंड ताप्ती रिवर, ये दोनों रिवर दिखाई दे रही हैं। तो हम अपने पैराग्राफ पे वापस चलते हैं। पीपल हैव लिव्ड लॉन्ग अगो द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। बहुत हजारों साल पहले यहाँ इस नदी के किनारे पे लोग रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, जो लोग यहाँ पे पुराने समय में रहा करते थे वो एक स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे। मतलब जंगल से बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे, जंगल के बारे में चप्पे चप्पे से ये वाकिफ़ थे। ठीक है, सभी चीज़ें उनको पता होती थी। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग। अपने आसपास के जितने भी प्लांट्स थे उनके बारे में सभी जानकारियाँ उनको होती थीं।
दे एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए वो प्लांट्स के रूट्स को यूज़ करते थे, उसके फ्रूट्स को यूज़ करते थे और फॉरेस्ट से पैदा होने वाली बहुत सारी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अब फॉरेस्ट होंगे तो एनिमल्स भी होगा, तो वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए या फिर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ठीक है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। चलो फिर से देखते हैं मैप। एक एडवाइस है आपको कि जब भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसी चीज़ों को पढ़ें, जिस तरीके की बुक्स को पढ़ें, तो आप अपने साथ मैप मतलब एटलस ज़रूर रखें, और जहाँ पर भी इंडिकेशन किसी भी प्लेस का हो रहा है उसको अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, एक समय आने के बाद आपको मैप की लगभग सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए हम बार बार मैप की तरफ फोकस करते हैं। चलो अब देखते हैं सुलेमान एंड किरथर हिल्स। जैसे आपको पता होगा, हमारे ऊपर नॉर्थ होता है, हमारे राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है और नीचे साउथ डायरेक्शन होती है। तो वहाँ पर बोला है नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ है ये और ये है वेस्ट, ठीक है, दोनों के बीच का हिस्सा हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, देखो सुलेमान एंड किरथर हिल्स, ये दोनों हिल एरिया जो है वो हमारी कंट्री इंडिया में नहीं है, वो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो यहाँ से हमने मैप को देख लिया। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. ठीक है, तो सुलेमान और किरथर हिल्स वाला जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट वाला, यहाँ पर वीट और बार्ले ग्रो किया जाता था तकरीबन 8,000 साल पहले। People also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. और इन्हीं जगहों पे जो लोग थे वो क्या करते थे, शिप, गोट और कैटल्स को पालना शुरू किए और विलेजेस में रहना शुरू किए। अब चलो फिर से देखते हैं मैप। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। देखो ये है गारो हिल्स, ठीक है, कहाँ पे है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, और ये है विंध्या हिल, विंध्यास, ठीक है, कहाँ पे है ये, सेंट्रल इंडिया में, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में है। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि कुछ और एरियाज थे ये जहाँ पर लोगों ने क्या करना शुरू किया था, शिप की रेयरिंग, गोट की रेयरिंग, कैटल रेयरिंग या फिर क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया था। ओके, तो बेसिकली जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई वो कहाँ स्टार्ट हुई, रिवर बेसिन के पास, मतलब नदियों के पास स्टार्ट हुई। चलो जब बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है, जो सबसे पहले जहाँ पे राइस ग्रो किया गया वो कौन सा एरिया था, विंध्य का नॉर्थ वाला हिस्सा। मतलब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, इन जगहों पे क्या हुआ कि सबसे पहले राइस की खेती शुरू हुई। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब देखते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बाद में बड़ी नदी में जा कर के मिल जाती हैं। तो तकरीबन 4,700 साल पहले, मतलब 4,700 ईयर्स पहले, कुछ ऐसे सिटीज़ फ्लरिश करी थी इन नदियों के किनारे। ठीक है, लेकिन बाद में 2,500 ईयर्स अगो, लगभग 2,500 साल पहले, गंगा नदी के किनारे और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, उसके आसपास सिविलाइजेशन फ्लरिश करने लगी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। चलो वापस चलते हैं मैप पे, देखते हैं गंगा। गंगा का ओरिजिन है उत्तराखंड, गंगोत्री से, देखो ये निकल के आ रही है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी है सोन, सोन रिवर। ओके, देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं।
In ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. ठीक है, तो इसके जो साउथ में, गंगा रिवर के साउथ में जो पोर्शन था उसको मगध बोला जाता था। जैसे हमारे और तुम्हारे शहरों का नाम है ना, उसी तरीके से उस समय पे जो गंगा नदी के साउथ में जगह थी उसको मगध बोला जाता था। वो इस समय का बिहार राज्य है। और वहाँ के जो रूलर्स थे वो इतने पावरफुल और इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश किया था। और यही नहीं, उनका किंगडम केवल बिहार तक ही सीमित नहीं था, हमारी कंट्री के बाकी हिस्सों पर भी सीमित करके नहीं रखा गया था। यह हमारे लगभग ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करते थे, कुछ हिस्सों को छोड़ करके। अब ये उस समय के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रैवल किया करते थे। ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी बाधाओं को दूर करके ट्रैवल किया करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। उस टाइम पे जो पहाड़ थे, जो हिमालयन रेंजेस था, जो डेजर्ट्स थी, रेत थी, रिवर्स थे, समुद्र थे, इसकी वजह से जो जर्नी थी वो बहुत डेंजरस हुआ करती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। लोगों ने पॉसिबल कर दिखाया। औरत हो या आदमी अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को गए। जैसे हम और आप अपने होम टाउन को छोड़ करके किसी दूसरी जगह चले जाते हैं ना पैसे कमाने के लिए, ठीक उसी तरीके से उस टाइम पर भी लोग अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक गए। या फिर कभी कभी लोग नेचुरल डिज़ास्टर से एस्केप करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब ये नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अदरवाइज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है। नेचुरल डिज़ास्टर वह डिज़ास्टर है जो नेचुरली आकर करता है, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना। तो ये सभी चीज़ क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर है, जो कैलामिटी हमारे लिए लेकर के आती है, उसे हमें फेस ही करना है। तो इन कैलामिटीज़ से, इन डिज़ास्टर्स चीज़ों से दूर भागने के लिए भी लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे। समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड। और कभी कभी आदमी जो थे वो सैनिक के रूप में आते थे और एक जगह पे कब्जा जमा लेते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो व्यापारी थे उस टाइम के, वो कारवां में या अपने शिप में वैल्यूएबल चीज़ों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। अब ये क्यों जाया करते थे? ये चीज़ों को सेल करने के लिए जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, अपने एडवाइसेस दिया करते थे और लोगों को प्रीच किया करते थे रिलीजन के बारे में। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको एडवेंचर फेस करना बहुत अच्छा लगता था, एक्साइटिंग प्लेसेस में जाना अच्छा लगता था। तो ये क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे एक्साइटिंग जगह पर जा करके जाया करते थे और वहाँ के लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर किया करते थे। लुक एट द मैप once more, hill, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent। चलो देखते हैं मैप। यहाँ पे देखो बहुत सारे हिल्स हैं, जैसे हिमालयाज है ना, रिवर बेसिन्स हैं, ओशियंस हैं, जैसे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, थार डेजर्ट है। तो ये हमारे फ्रंटियर डिसाइड करते हैं, हमारी बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं ना, जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है वो हमें डिसाइड करते हैं। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here। दूसरी जगह से, दूसरे फ्रंटियर से भी लोग आए और यहाँ आकर के रह गए। These movement of people enriched our cultural tradition। और लोगों का इस तरीके से आना जाना होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा कल्चरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा इनरिच हो गया, बहुत ज़्यादा धनवान हो गया। मतलब पैसे से धनवान नहीं, मतलब कल्चर से बहुत ज़्यादा wealthy हो गया। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर करने लगे, जैसे हम शेयर करते हैं ना आपस में। तुम बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो कि देखो मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई, तो तुम्हारे फ्रेंड ने बोला होगा कि हम ऐसी ड्राइंग बनाते हैं, मैं तो स्केच करता हूँ, मैं तो वाटर कलर करती हूँ, मैं ना इस तरीके की चीज़ों को। तो हमने क्या किया, हम अपनी बातों को उसके साथ कन्वे किया, और एज अ रिज़ल्ट हमारा क्या हो गया, हमारी बातें उसके पास तक पहुँच गई और उसकी बातें हमारे पास तक पहुँच गई। हम अपने में इनकलकेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ें उस टाइम पर भी हुई। जो स्टोन की कार्विंग के प्रोसीजर हुआ करते थे, जो दूसरी जगह पे हुआ करते थे, हमारी कंट्री में नहीं हुआ करते थे, तो दूसरी जगह के लोग आए, उन्होंने क्या किया, हमें सिखाया। म्यूज़िक का कंपोजिशन हुआ, है ना। जैसे देखो हमारे यहाँ नॉर्मल लाइट म्यूज़िक या हार्श म्यूज़िक चलता है, लेकिन अब नया नया रैप भी आ गया है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चीज़ें इनकलकेट हो रही हैं। कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हमारे यहाँ तो जब से इंसान पाया गया तब से वो चाहे वो कच्चा खाया, पका के खाया, लेकिन खाना ज़रूर खाया। खाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बेसिक नीड है। तो कुकिंग का प्रोसीजर भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। सेम चीज़ों को बनाना होगा लेकिन प्रोसीजर अलग होगा। तो वो क्या होगा, हमने एक दूसरे को इनकलकेट किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया, और एज अ रिज़ल्ट हमारा एक अलग तरीके का ट्रेडिशन और कल्चर हमारे सामने आया। चलो अब हम देखते हैं हमारे देश भारत का नाम, हमारे कंट्री का नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हमारे कंट्री के लिए दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। जब बहुत बार देखे होंगे, जब हमारे कोई नेशनल फेस्टिवल आता है तो दो नाम बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इंडिया या फिर भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंध इन संस्कृत। जो इंडिया नाम आया है वो रिवर सिंध से आया है, जिसको हम संस्कृत में सिंध कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। जैसे मैंने बताया ना, आपको अपने साथ अपने एटलस को भी रखना है, तो यहाँ पर अपने एटलस में ईरान और ग्रीस को फाइंड आउट करो मैप में वर्ल्ड के। Iranians and Greeks who were came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or Indos। ठीक है। तो जो ईरानियन और ग्रीक्स थे हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए थे, और तकरीबन 2500 ईयर्स पहले आए थे। तो वो रिवर इंडस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, इसीलिए वो उसको क्या कहते थे, हिंदोज या फिर इंडस कहते थे। ठीक है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और उस रिवर के ईस्ट में जो हिस्सा हुआ करता था उसको हम इंडिया कहते थे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। भारत उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहा करते थे। ठीक है। और जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहा करते थे, जिसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, और उनको हम क्या बोलते थे, भारत बोलते थे। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में ये हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया जाने लगा। बच्चों आपको क्या पता है हमारे देश में वेदों की संख्या कितनी है? हमारे देश में वेदों की संख्या 4 है, और वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. अच्छा, हमने देखा होगा कि हमको अपने पास्ट के बारे में अगर जानना होता है तो हम क्या करते हैं, हम या तो कोई बुक पढ़ लेते हैं जो बहुत सालों पहले लिखी जाती हैं, या फिर हम उसको सर्च करते हैं। तो जो बुक्स बहुत सालों पहले लिखी जाती थी उनको हम बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये हाथों से लिखा जाता था, इसकी वजह से इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और जो मैन्यू वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हैंड होता है। These were usually written on palm leaves or on the special prepared bark of a tree known as the birch, which grows in Himalayas। ठीक है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करता था जिसको हाथ से लिखा जाता था, वो या तो पाम लीफ पे लिखा जाता था या फिर बर्च पे लिखा जाता था। ठीक है। बर्च क्या था? ऐसा ट्री था, एक ऐसा पेड़ था जिसके बार्क पे लिखा जाता था। वो पेड़ केवल हिमालयाज में हुआ करता था, लेकिन जो इनकी कंडीशन थी वो उतनी सूटेबल नहीं थी। देखो आपके पास नीचे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो बर्च पे लिखी गई हैं। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ठीक उसी तरीके से
जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो पाम लीफ पे लिखी जाती थी या बर्च पे लिखी जाती थी, ये सभी क्या हो गई, उनको इंसेक्ट्स ने खा दिया। लेकिन उनमें से बहुत सारी अब भी सरवाइव कर रही हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो टेम्पल और मॉनेस्ट्रीज में रखी हुई हैं। इन बुक्स में सभी तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर बातें कही गई हैं, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस हों, राजाओं का शासन हो, मेडिसिन और साइंस के बारे में बातें किए गई हों, एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, बहुत सारी चीज़ें इन बुक्स में लिखी गई हैं। ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी होती हैं, इनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होता है। और पता है बच्चों, ये संस्कृत में लिखी गई है। आपके स्कूल में कक्षा 6ठी से संस्कृत भी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तो इसको जब आप पढ़ोगे तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत मज़ा आता है, जो लोग उस टाइम पे इस्तेमाल में करते थे। जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से संस्कृत पढ़ी, लिखी और बोली जाती है। ठीक है, तो उस टाइम के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखे गए थे। ओके, एक तो बात हमने कर ली मैन्युस्क्रिप्ट्स की। दूसरा होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। और ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे स्टोन या फिर मेटल में। कभी कभी जो राजा होते थे अपने ऑर्डर को इंस्क्राइब कराते थे ताकि लोग उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकें और उनकी बातों को मान सकें। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। इनके अलावा और भी बहुत तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जहाँ पर मैन और विमेन जो है इंक्लूडिंग किंग और क्वीन को इंक्लूड हुआ था, वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल्स, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। ठीक है, तो राजा क्या करते थे कि उन इंस्क्रिप्शंस को खुदवा करके रखते थे, जहाँ जहाँ वो युद्ध में जीत हासिल किए होते थे, उन सभी चीज़ों को, विक्ट्रीज को लिखा करते थे। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो पुराने समय में बनी और देखी भी गई, हमने पढ़ी भी। जैसे हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला। तो इन सब चीज़ों को जो लोग ढूंढ निकालते हैं, जो लोग ढूंढते हैं, उनको हमको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। वो हर एक चीज़ की स्टडी करते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, चाहे वो बिल्डिंग हो गई, चाहे वो पेंटिंग हो गई, चाहे वो स्कल्पचर हो गया, चाहे वो स्कल्पचर हो गया, चाहे वो ब्रिक्स हो गई, स्टोन्स हो गई, सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। वो एक्सकवेट करते हैं अंडर द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स। डिफरेंट तरीके की चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो कोई टूल हो, कोई वेपन हो, पॉट हो या पैन हो या ऑर्नामेंट हो या कॉइन्स हो, किसी भी तरीके की चीज़ों को सर्च करने के लिए वो अंडरग्राउंड को डिग करते हैं, अर्थ के सरफेस को डिग करते हैं और चीज़ों को पता लगाते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स, बेक, क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्परेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं, जो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होती हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कि बाप के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर जो लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे तो वो धरती के अंदर कैसे मिलेगा, वो एक मिट्टी के लेयर के अंदर कैसे मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एक सिविलाइजेशन एंड होता है तो कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी आती है जिससे वो सिविलाइजेशन एंड होता है, और एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर नेचुरली सब चीज़ें ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। जब किसी को इसके बारे में पता चलता है तो वहाँ पर एक्सकवेशन होता है, वहाँ पे खुदाई होती है और चीज़ों को पता किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग मेथड से उस समय की सभी जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे ये पॉट है और साइड में टुकड़े पड़े हैं ना, जो पॉट दिख रहा है वो 4700 ईयर्स अगो पॉट है। राइट में आपको दिख रहा वो सिल्वर कॉइन है। देखो, ये दोनों सिल्वर कॉइन है। क्या हमारे कॉइन से मिलता जुलता ये कॉइन है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारे जैसा मिलता जुलता है ही नहीं। हमने और आपने जो कॉइन्स देखे वो ऐसे नहीं थे, इसीलिए चीज़ों में फ़र्क बताया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश।
और आर्कियोलॉजिस्ट केवल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स का ही पता नहीं लगाते, ये एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की बोन्स को भी देखते हैं। किस तरीके के खाना को उस टाइम पे खाया जाता था वो भी देखते हैं। Plant remains survive for far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. ठीक है, कहते हैं कि प्लांट और जो पीस ऑफ वुड है या ग्रेन्स है वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करती हैं, लेकिन जब उन्हें जला दिया जाता है तो ऐश के फॉर्म में, चार्ड फॉर्म में वो सर्वाइव करते हैं। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeologists. ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जो कि स्कॉलर्स थे, हिस्ट्री की स्टडी करते थे, वो इन चीज़ों को सोर्स कहा करते थे। क्या बताते थे कि ये चीज़ें उस टाइम की बनी हुई हैं या उस टाइम से मिली हुई हैं। ठीक है, चाहे वो कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया या फिर कोई आर्कियोलॉजी हो गई। वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। जैसे ही सोर्स पता चल जाता है तो पास्ट के बारे में जानना एक एडवेंचर बन जाता है और हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह से काम करते हैं। वो फील होने लगता है कि वो डिटेक्टिव हैं, क्लूज ढूंढ रहे हैं और हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या हमारा केवल एक ही पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं? वन पास्ट और मेनी? डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? देखो, हमारे बुक का ही नाम है आवर पास्ट। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different groups of people. हमने इस वर्ड को प्लूरल क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए ये जो पास्ट है वो अलग अलग हुआ करता था। जैसे लाइव्स ऑफ हर्डरर्स और फार्मर्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जो हर्डरर्स हुआ करते थे, जो फार्मर हुआ करते थे, उनकी लाइफ राजा महाराजाओं के लाइफ से बिल्कुल अलग था। मर्चेंट की लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। मर्चेंट की लाइफ क्राफ्ट पर्सन से बिल्कुल अलग थी और इसी तरीके के और बहुत सारे चीज़ें थी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ऑल्सो एज इट इज़ ट्रू इवन टूडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस इन कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और आज के समय में भी लोग अलग अलग तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं। टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब अगर हम बात करते हैं अंडमान आइलैंड पे, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही अपना जीवन यापन करते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और वहीं अगर हम बात करते हैं शहरों के, तो इन शहरों में क्या होता है, लोग डिपेंडेंट होते हैं कि कोई फूड की सप्लाई करेगा, वो जाके परचेज करेंगे और फिर अपना पेट फुल करेंगे। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और इस तरीके का जो डिफरेंस था वो पुराने समय में भी हुआ करता था। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा और भी डिफरेंस था। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हमको राजा महाराजाओं के जो युद्ध थे उनके बारे में भी जानकारी है क्योंकि वो रिकॉर्ड्स रखा करते थे अपने हर एक जीत का। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉग गैदरर, फार्मर और हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने जीत का रिकॉर्ड रखा करते थे, लेकिन हम और आप जैसे लोग किस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि हम एक कॉमन पर्सनैलिटी हैं। तो इसलिए हमारा पास्ट हमारे लिए अलग हो गया, राजा महाराजाओं का पास्ट उनके लिए अलग हो गया। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन अननोन। और वहीं पर आर्कियोलॉजी जो है वो उनकी लाइफ के बारे में हमें बताता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को जानते हैं, हम उसके कुछ ही हिस्सों को समझ पाए हैं। डेट्स का मतलब क्या होता है? वॉट डू डेट मीन? इफ़ समबॉडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। जब भी कोई हमसे डेट पूछेगा तो हम क्या करते हैं? हम डे, मंथ और ईयर को मिला करके एक ईयर बता देते हैं। 2000 एंड समथिंग जैसे कुछ भी होगा, जैसे अभी 2023 चल रहा है, अप्रैल मंथ है, 2023 है, तो हम ये चीज़ मेंशन कर देते हैं। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो ईयर्स हैं
जो डिसाइड किए जाते हैं, जो हम बताते हैं, ये क्या किस बेस पे डिसाइड किए गए हैं? ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे डिसाइड किए गए हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं। आप सब बहुत अच्छे से समझते होंगे जीसस क्राइस्ट को, जो मैरी क्रिसमस वाले हैं, जीसस क्राइस्ट को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, क्रिश्चियनिटी के ये फाउंडर हैं। उनके बर्थ डेट से ही ये डेट्स को डिसाइड किया जाता है, असाइन किया जाता है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर हम 2000 बोल रहे हैं तो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हम 2000 ईयर्स की बात कर रहे हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। और अगर हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की, तो वो सभी बैकवर्ड में काउंट होंगी और इसीलिए उनको हम BC के फॉर्मेट में लिखते हैं। In this book, you will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. और अगर हम देखें तो अपने इस बुक में हम पढ़ेंगे जो डेट है वो 2000 से पीछे जाती हुई दिखाई देगी। So BC stands for before Christ. You will sometime find AD before dates. This stand for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of Lord. So 2012 can also be written as AD 2012. ठीक है, क्या लिखेंगे? AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BC instead of BC. ठीक है, तो CE की जगह AD की जगह CE और BCE की जगह BC भी यूज़ किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। The letter CE stands for common era and BCE for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. इस तरीके की जो चीज़ें हैं हम अभी लगभग 200 सालों से यूज़ कर रहे हैं. And sometimes the letter BP meaning before present are used. Okay. Here comes the end of our chapter. यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thanks for watching and stay connected with me for the next video. Bye for now.